वेलकम फ्रेंड्स, चयनगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लासेज 6 की चैप्टर 1 आपको कवर करा दिया गया था इस चैनल पे, और चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे, इसमें जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े होंगे, वे कम से कम एक काम जरूर कर दे एकदम ध्यान से, क्योंकि उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा ये कि वो सबसे पहले चयनगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल पर जाए, चयनगढ़ टाइप करे और चयनगढ़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि आगे से आपको कोई भी क्लास से जब भी इस पे आएगी इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए ये चैनल मैंने शुरू किया था और इस चैनल का उद्देश्य शुरू से ही रहा है चयन तक चैन नहीं, इसका लोगो है, इसका ध्येय वाक्य है और हम उस पर पूरी तरह से समर्पित है। उसके लिए आपके लिए भी समर्पित है। बस आपसे एक ही मेरी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ते जाए। जो अभ्यर्थी भी नए होंगे या जिनके फ्रेंड्स भी हैं जो पढ़ने के इच्छुक है, जिनको एनसीईआरटी की क्लासेज करनी है, हिस्ट्री की या सारे सब्जेक्ट्स की, आगे इस चैनल पर बहुत सारे क्लासेज होने वाली है जो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। साइंस की भी होगी, ज्योग्राफी की भी होगी, पॉलिटी की भी होगी, इकोनॉमिक्स की भी होगी। सारे क्लासेज इस मंच पर उपलब्ध रहेंगे आपके लिए। आप अपने दोस्तों को इसके लिए अवगत करा दें, उनको शेयर कर दें, इस लिंक शेयर कर दें, चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि उनका भी लाभ हो। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 2। आपको इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, रिवाइज करा देता हूं। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 1 पढ़ाया था। चैप्टर 1 में हमने क्या बताया था आपको, कब, कहां, कैसे, इसके बारे में बताया था। आरंभिक मानवों के बारे में कि वो कब, क्यों, कहां रहते थे, कैसे रहते थे, उनकी जीवन पद्धति क्या थी। और उसी कक्षा के दौरान आपको हमने मैपिंग में दिखाया था। उस मैपिंग को आप फिर से एक बार आप एनसीईआरटी में देख लेना, या जिन्होंने ये क्लास अभी आज ज्वाइन किया है वो भी ज़्यादा घबराए नहीं, वो पिछले वीडियो में जाके आप उसको फिर से एक बार वॉच कर ले, आप फिर से इस क्लास के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम सीधे इस टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, आइए, आज का जो मुख्य टॉपिक है ये है एनसीईआरटी क्लास 6 की चैप्टर 2 है। इसका शीर्षक है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों, आपको मैंने बताया था इससे पिछले वीडियो में, इससे पिछले क्लास में, आपको जैसे कि याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे क्या कहा था। पिछले वीडियो में कहा था कि हमने आरंभिक मानवों के बारे में, उसके जीवन पद्धति के बारे में, आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, उनकी जीवन प्रणाली क्या थी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। और उसके रिगार्डिंग एक मैप थी जो एनसीईआरटी चैप्टर 1 में भी है, 6th क्लास के चैप्टर 1 में, उसको आपको मैंने दिखाया था। जिन्होंने उसको नहीं देखा है, उस वीडियो के लिंक पर जाए, उस वीडियो में जाके उसको आप देख लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी छूटी हुई क्लास रिकवर हो जाएगी और आप उसको ध्यान से देख पाएंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें भी मैंने पहले ही बताया है कि कथानक और पिक्टोग्राफियल के माध्यम से एनसीईआरटी ने इसको रिवाइज किया है ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। इस चैप्टर में क्या है, देखिए, खाद्य संग्रह से मैंने बताया कि पहले के जो मानव थे, आपको पता होगा पहले के मानव के बारे में बताया था कि वो मुख्यतः क्या थे, मुख्यतः आखेटक थे और खाद्य संग्रह करते थे। इसका अर्थ है कि उनकी जीवन पद्धति पूरी तरह घुमंतु थी। वो सिर्फ भोजन की तलाश में इधर भटकते थे। शिकार किया, शिकार करने के साथ जो कंदमूल है, जंगली फल फूल है, उसको संग्रह किया, उससे अपना जीवन व्यतीत किया। इसके लिए उनको बार बार क्या करना होता था, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता था। वे हर क्षेत्र में भोजन की तलाश में जाते रहते थे। फिर वो, इससे जुड़ा एक सवाल आपसे मैंने पूछा था, मैं ऐसा करता हूं कि आपने उसको समझ भी लिया होगा। खैर, मैं बताता हूं उसके बारे में कि सबसे पहले हमने ये एक दो सवाल आपसे किया था। मेरा सवाल का ये मायने था कि आप उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि नदी घाटी के किनारे ही आरंभिक सभ्यताएं क्यों विकसित हुई, नदी घाटी के किनारे ही अक्सर वो क्यों रहा करते थे। इसके जवाब में कमेंट में बहुत लोगों ने किया है कमेंट, और मैं ऐसा करता हूं कि और भी जो लोग हैं धीरे धीरे कमेंट करके अपने क्वेरी डालेंगे ताकि मैं उसको भली भांति बता सकूं। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमें भी रुचि जगती है कि आप इस क्लास से कनेक्ट हो रहे हो, तो उसके साथ हम और भी नई नई जानकारी आपको सुलभ कराते जाएंगे। दोस्तों, इसका कारण ये था कि नदी के किनारे क्या होता था, पानी सुलभ होते थे। वो जो नदी का रीजन था उस बेल्ट में वो उपजाऊ होता था और उसके आसपास जो जंगल थे, तो जंगल में शिकारी जो जानवर थे वो शिकार करने आते थे, और जो पालतू जानवर थे उसका वो शिकार करते थे। फलतः जानवरों के शिकार के लिए ये क्या करते थे, जो आर्मिक मानव थे उनके पीछे जाते थे, उनका
शिकार करते थे। साथ साथ जंगल से उनके कंदमूल फल फूल मिल जाया करता था, उससे क्या करता उनका जीवन भरण पोषण हो जाता था। उसी नदी के किनारे आसपास जो पहाड़ियाँ होती थी उनमें क्या करते थे, अपना निवास आश्रय खोज लेते थे, वहाँ रुकते थे, उनसे उनको सुरक्षा मिल जाती थी, धूप से सर्दी से बचाव हो जाता था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन नदी बेसिनों में अपना आश्रय डालना शुरू किया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुछ समय तक के लिए वहाँ रुकते थे, क्योंकि जब तक संसाधन वहाँ रहते थे, सुलभ रहती थी, तब तक वहाँ पर बैठते थे, वहाँ पर अपना शिकार किया, भोजन उनको उपलब्ध होता रहा और आश्रय में रुकते रहे। लेकिन जैसे ही संसाधन वहाँ खत्म हो जाती थी, वो आगे की तरफ बढ़ जाते थे, उनका माइग्रेशन होता था सिर्फ भोजन और शिकार के तलाश में। और इस क्रम में वो क्या करते थे, उत्तर पश्चिम से बढ़ते हुए मध्य भारत, फिर साउथ इंडिया, इस टाइप के जगहों में वो घूमते चले गए। और उन्होंने वहाँ जहाँ उनको उस समय मतलब तत्कालिक समय में जो मौसम के अनुसार उनको जो फल मिले या शिकार उपलब्धता हुआ, उपलब्ध हुई, उसके क्रम में क्या किया, उन्होंने वहाँ पर माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ जैसे खत्म होता फिर आगे की तरफ बढ़ जाते थे। और फिर एक बात और ध्यान देने बात थी, जब फिर सीजन चेंज होता था तो फिर वापस लौटते थे। क्यों? क्योंकि हो सके उतने टाइम में इधर जहाँ से पहले बसे होते थे, वहाँ से जब आगे बढ़ते थे, कुछ दिनों बाद जब आते थे तो फिर वहाँ हरियाली छाई रहती थी, वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो जाते थे, सरप्लस हो जाती थी, फिर वो आके वहाँ पर निवास करते थे। आज हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे खानाबदोश जनजातियाँ हैं जो इसी पैटर्न पर जीवन जी रहे हैं। दोस्तों इसमें अब क्या करना है कि इसमें एक कहानी है तुषार की, जैसे कि तुषार इस चैप्टर का पार्ट रहे। ये तुषार एक रेल यात्रा में ये तुषार बैठा हुआ है, रेल की यात्रा कर रहा है। वो एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और उसने क्या किया कि खिड़की से, जो रेलवे की खिड़की होती है, उस रेल की खिड़की से वो बाहर देख रहा था। दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बहुत बड़ी तेजी से पीछे को छूटते जा रहे थे। उसके मन में बहुत प्रसन्न था चूंकि यात्रा में था, लेकिन उसके चाचा ने उससे एक सवाल कर दिया अचानक। बोला, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू कर दी। इस चाचा ने इसके मन में एक जिज्ञासा डाल दी कि आपको पता है तुषार कि 150 साल पहले ही रेल यात्रा सुगम हुई है, उससे पहले रेल यात्रा नहीं थी। तो ये जिज्ञासु मन बालक का होता है। इसने फिर प्रश्न करना खुद से शुरू किया, जब 150 साल पहले ये रेल आई है तो उससे पहले के लोग यात्रा कैसे करते होंगे, उससे पहले के लोग अगर दूसरे जगह जाना होता था, उनको रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता था, तो कैसे यात्रा करते होंगे, उनके परिवहन के साधन क्या होंगे। इस प्रकार के भांति भांति के प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुए और उसने क्या किया, सोचना शुरू कर दिया। फिर उसके आगे चर्चा करते हैं, इसी में आगे है कि उसके बाद क्या हुआ, तुषार सोचने लगा, वही बात है कि लोगों के आसपास जाने आने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? पहला प्रश्न वो अपने आप से पूछ रहा है। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता कर दिया करते थे? तो ये सब सवाल इसके मन में आया। तो इस सवाल के उत्तर के रूप में क्या किया, इसने उत्तर खोजना शुरू कर दिया। उत्तर के क्रम में इसको जानकारियां मिलती चली गई। फिर इसमें टॉपिक आया, फिर अगला जो हेडिंग है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे। आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि आप बताइए कि कोई भी आरंभिक जो मानव था, आदि मानव थे, वो इधर से उधर क्यों घूमते थे, इसका क्या कारण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता होगा कि इधर से उधर घूमने का उनका कारण था भोजन की तलाश, आश्रय की खोज। ये दो मुख्य बिंदु थे जो वो इधर से उधर माइग्रेट करते थे। यही इसमें भी दिया हुआ है। उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र का मतलब है भारतीय उपमहाद्वीप में, कब कितना दिन पहले रहते थे, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन्हें आज हम क्या करते हैं, आखेटक, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आखेटक मतलब शिकार और खाद्य संग्रह मतलब भोजन, जो भोज्य पदार्थ है, वन से जो प्राप्त चीजें हैं, उनको वो खाने के बाद जो बचता था अधिशेष, उसको वो संग्रह कर लेते थे ताकि दोबारा उनको उपयोग में ला सकें। ठीक है। इसके बाद भोजन का इंतजाम करने की विधि का इस नाम से पढ़ा जाता है। आखेटक को खाने के लिए वे क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारे सामग्री कहाँ मौजूद है, जंगलों में मौजूद है और नदी के किनारे मौजूद है, नदी के किनारे मौजूद है और जंगलों में मौजूद है। जंगल में उनको शिकारी जानवर मिल रहे हैं, जंगल से उन्हें बहुतायत प्रकार के फल और कंदमूल उनको प्राप्त हो रहे हैं, जो उनके आरंभिक जीवन के भोजन उपलब्धता के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं वो, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर कोई एक क्षेत्र है, मान लीजिए इस क्षेत्र में शिकारी है, ये रीजन है, यहाँ कोई नदी है, यहाँ कोई मान लो पहाड़ी है, इस टाइप का पहाड़ी बसा हुआ है और यहाँ जंगल से का एरिया है,
तो इन क्षेत्र में जो मानव रहेंगे, अगर इस क्षेत्र में वो रह रहे हैं तो इन क्षेत्रों में जो संसाधन है उसका उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में करेंगे। लेकिन जैसे ही इनका संसाधन यहाँ से खत्म होगी या खत्म होने वाला होगा, उनको लगेगा कि अब यहाँ रहना सही नहीं है, तो इसके खोज में क्या करेंगे, वो आगे की तरफ माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट करने के कारण क्या होगा, पहला होगा कि ये भोजन की तलाश में माइग्रेट करना चाहेंगे, भोजन के साथ साथ आश्रय चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में वो जाएंगे उन क्षेत्रों में पहले देखेंगे जहां उनको वो सारी संभावनाएं उनको नजर आने लगी कि इस क्षेत्र में मौजूद है, वहां पर अपने शिकार, वहां पर अपने आश्रय बना लेंगे और वहां कुछ दिनों के लिए रुक जाएंगे। फिर इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआती जो मानव, आरंभिक मानव है, जो घुमंतु हैं, घुमंतु का कारण क्या है आपको ये अब बताना नहीं पड़ेगा, आप ये जान चुके हैं कि वो शिकारी और खाद्य संग्राहक है और भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि उनको अभी कोई पद्धति नहीं पता, उनको कृषि करना नहीं आता, उन्होंने भी पशुपालन शुरू नहीं किया है, उन्होंने भी स्थायी निवास की परंपरा शुरू नहीं की है, परिवार की संकल्पनाएं नहीं बनी है। इन सभी कारणों से सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं भोजन की तलाश में। घूमते घूमते जहां भी जा रहे हैं वहां के लोगों से, वहां के जो निवासी थे, जो परमानेंट निवासी है, उनसे धीरे धीरे इनका साहचर्य स्थापित हो रहा है। ये सब बात बाद में इसी टॉपिक में आएगी, आप उसको ध्यान रखेंगे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह दूसरे क्यों जाते हैं, कारण क्या था, तो कारण आपको मैंने बता चुका है, मैंने आपको बताया है। आप एक बार फिर से रिकॉल करके, कहीं भी वो जाएंगे तो उनके शिकार कहीं भी जाते हैं तो उनका कारण क्या होता है कि एक जगह ज्यादा दिन रुकेंगे तो वहां के सारे संसाधन को खा जाते थे, वहां पर कुछ नहीं बचता था। उसके बाद क्या होता था कि वो फिर उन क्षेत्रों से आगे की तरफ माइग्रेट करते थे और फिर उन क्षेत्रों में बसते थे। जैसे ही वहां भी खत्म हुई वो फिर आगे बढ़ते चला। तो निरंतर इनका यही काम था। जैसे यहाँ भी आपको एनसीईआरटी भी यही चैप्टर 2 में यही दिया हुआ है कि एक ही जगह ज्यादा दिनों तक क्या करेंगे, अगर एक ही जगह तक ज्यादा दिनों तक रुकेंगे तो क्या करेंगे, वो एक ही जगह ज्यादा दिन तक रुकने से क्या होगा, आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। देखिए, होंगे संभावना में आपको बार बता रहा हूं कि प्री हिस्टोरिक एरा है। उस एरा प्री हिस्टोरिक किसको आता है, प्राक ऐतिहासिक का मतलब है कि उस समय का ऐतिहासिक लेख कुछ साक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ संभावनाओं के आधार पर, जो भी पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य है उसके आधार पर इस इतिहास को लिखा गया है। तो एक कारण बताया कि भोजन की तलाश में जाते थे माइग्रेट कर। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण आपको यहाँ देखिए, क्योंकि सिर्फ इनका ही भोजन समाप्त नहीं होता होगा, उस जंगल में जो और भी जीव जंतु रहे होंगे जो शाकाहारी है, वो क्या करेंगे, वो भी चारा के तलाश में एक दूसरी जगह जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। तो उनकी तलाश में ये, उनकी खोज में ये चले जाएंगे, उनको शिकार करने के लिए इनके पीछे चले जाएंगे। इस क्रम में क्या करेंगे, दोनों का माइग्रेशन साथ साथ हो रहा है और दोनों क्या कर रहे हैं, जो जानवर है वो अपने भोजन उपलब्धता के लिए अग्रसर हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, शिकारी होने के नाते उसके पीछे पीछे ये भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तो यही क्रम चलता रहता है। इसी कारण इनको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह इनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, उनकी ये आरंभिक मजबूरी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसी में कि दूसरा एक और प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि इन मानवों में इनकी संख्या कितनी रही होगी, शिकार का क्रम क्या रहा होगा, क्या करते होंगे, इस टाइप के सवाल आपके मन में आएंगे। तो ये सब इसी से आपको क्लियर होगा कि जो आरंभिक मानव थे उनके पास तकनीकी कोई विशेष ज्ञान नहीं था। उस समय के पर्याप्त जो भी संसाधन थे, प्रस्तर जो पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं, तो पत्थर के औजार से किसी टाइप का औजार हो, हस्त कुठार हो, मतलब ज्यादा अच्छा शार्पेनिंग नहीं होता था, कोई भी पत्थर का प्रयोग करके वो शिकार करते थे। तो उसके क्रम में उनको क्या करना था, झुंड बना के हर्ड सिस्टम के प्रणाली के तहत वो शिकार किया करते थे। जानवर के बहुत करीब जाना पड़ता था और उसको पकड़ के एक साथ मारना पड़ता था, पत्थर से चोट कर करके मारते थे। लेकिन बाद में हम इसी टॉपिक में जैसे जैसे क्रमागत हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि उनमें तकनीकी कुशलता आते चली जाएगी, वो नए नए औजारों का विकास करते जाएंगे और उससे क्या होगा कि उनकी तकनीकी बढ़ जाएगी और वो दूर से ही जानवरों का शिकार करना शुरू कर देंगे और तेज दौड़ने वाले जो जानवर है उनका भी शिकार कर पाएंगे, मछली पकड़ पाएंगे। ये सारे चीज धीरे सीखेंगे। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उनको वो कौन है, तो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है, आपको कमेंट करना है, मैं ऐसे बता दूंगा, लेकिन आपको ये कमेंट करना है कि सबसे पहला वैज्ञानिक या 99% तक सारी जो विकास पद्धति है वो इन आरंभिक मानव ने ही कर दी। तो इनको ये अब इसमें आंसर आपका ही गया है, फिर अब आंसर इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरा कारण क्या था, दो कारण बताया। तीसरा कारण क्या था कि
कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। मैंने बोला कि जो है इसका मौसम का बहुत, इन्वायरमेंट का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप भी अभी भी देख रहे हैं कि जो ऋतुएं होती है, हर ऋतु का अलग अलग मायने होता है, हर ऋतु के फल फसल अलग अलग होते हैं। उसी टाइप के जंगल में भी तरह तरह के मौसम में तरह तरह के फल फूल का समय होता था। तो जिस मौसम में कुछ एरिया में जो उस फलों की संख्या, वो वृक्षों की संख्या ज़्यादा होती थी, वो उनको उस क्षेत्र में उनको जाना पड़ता था, क्योंकि उनको फल और कंदमूल प्राप्त हो जाते थे। तो दूसरा कारण यह था कि मौसम में, तो मौसम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे फसल का पैटर्न बदलता है, और उनकी तलाश में क्या करेंगे, वो उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। चौथा कारण है इनका, पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। तो पानी जो है, जैसे देखिए पानी में दो होते, एक होता है कि सदाबहार सोर्स है पानी में, एक होती है सदाबहार नदियाँ। तो सदाबहार नदियाँ जो हैं वो सालों भर उनमें जल रहता है। जैसे हिमालय क्षेत्र का जो नदी है उसमें सालों भर ग्लेशियर से पानी रहता है, लगातार रहता है, और इनसे जुड़ा हुआ ट्रिब्यूटरी जो नदी है वो भी लगभग एवरग्रीन रहते हैं। लेकिन कुछ नदी हैं जहाँ पर वर्षा के जल में, वर्षा के कारण उनका तालाब, पोखर इत्यादि भर जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता था कि छोटे छोटे जल सोर्स सूख जाते थे, तो फिर जल की तलाश में क्या करते थे, तो फिर आगे जाना उनको पड़ता था। ठीक है, तो आगे जाना पड़ता था जल की तलाश में। तो जैसे इनको हम सदाबहार नदियाँ, सदा नीरा नदियाँ कहते हैं। सदा नीरा मतलब कि हमेशा, नीर मतलब जल होता है, हमेशा उसमें जल रहते हैं। ठीक है, जल मौजूद रहता है। तो दूसरे मौसम के अनुसार क्या करते हैं, इलाकों में घूमते हैं। दूसरा, इन नदियों झरनों में जैसे ही पानी खत्म हुआ, ठीक है, पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आपका क्लियर हुआ कि चौथा कारण था कि पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकते थे। तो पानी, भोजन, आवास, ये तीन चीज़ें जो है, जिसे आज ही बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बहुत ही बेसिक मूलभूत सुविधाएं में इनको गिरा था कि मूलभूत जरूरत है। इनकी पूरी इनको पूरा किए बगैर फिर कला का कोई महत्व नहीं रहता। तो यही कारण है कि आरंभिक जीवन में पानी, भोजन, एक तो भोजन, दूसरा पानी और तीसरा आश्रय, तीनों की तलाश में इधर भटक रहे हैं। तो आपको चार कारण बताया, चारों कारण आप रिकॉल कर लें। पहला कारण था एक जगह से दूसरे जाने के शिकार की खोज में, भोजन की तलाश में। दूसरा कारण था कि जो मौसमी जो फसल थे या मौसमी जो पेड़ होते हैं, जैसे जो ऋतु होती है, हर ऋतु में अलग अलग पौधों का फल निकलता है, तो उन फलों को प्राप्त करने हेतु वो क्या करते थे, सीजन के अनुसार आगे बढ़ते थे। तीसरा उनका कारण बताया गया कि जो जंगली जानवर थे, जो शाकाहारी जानवर थे, या जो जानवर जंगलों के जिनका चारा के तलाश में वो क्या करते, चारा खत्म हुआ तो अगले क्षेत्र में वो माइग्रेट करते थे, तो उनको शिकार करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए क्या करते थे, ये इनके पीछे पीछे चले जाते थे। चौथा था कि नदी जो थे, कुछ नदी जो होती है वो सदाबहार होती है, सदा नीरा होती है, हमेशा पानी होता है, और कुछ में वर्षा जल के कारण कुछ जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ेगी या कुछ ऐसा समय आता होगा जब वो जल सोर्स सूख जाते होंगे, तो उनको पानी की जरूरत होती है, तो पानी की तलाश में फिर वो एक दूसरे से माइग्रेट करते थे। तो ये चार कारण आपको ध्यान रखना है कि जो आरंभिक माना है, एक क्षेत्र से दूसरे का माइग्रेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हम इसी में बात करेंगे। जैसा कि अब आगे है आरंभिक मानवों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये एक जिज्ञासु सवाल है, आपके मन में भी आएगा कि भाई हम कैसे जान पाए कि आरंभिक मानव की ये क्या क्या समस्याएं थी, आरंभिक मानव क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे पीते थे, इसके बारे में हमें कैसे पता है, क्योंकि वो जो समय है बहुत पहले का है और हम आज उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी उनकी जानकारी हमें कैसे मिली है। यहाँ देखिए, एक पुरातत्वविद के बारे में आपको बताता है। पुरातत्वविद क्या होते हैं कि उस समय के जो भी साक्ष्य मिलते हैं, उस समय जो भी खुदाई में मिला, उनका वो अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के अनुसार वो बताते हैं कि बहुत सारी पद्धतियाँ होती है, साइंटिफिक पद्धति होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति से जो भी फॉसिल्स मिला उसका अध्ययन करते हैं। उनका वही काम होता है, उस काम में वो महारत हासिल किए होते हैं। तो उन्होंने अध्ययन करके बताया कि फलाना इतना लाख वर्ष पहले या इतना साल वर्ष पहले की ये फॉसिल्स है, और उस समय कुछ जो भी संग्रह किए हुए जो नहीं सड़ने गलने वाले जो वस्तुएं थी वो उनको मिले खुदाई के दौरान। तो उन्होंने क्या किया, उसको अध्ययन करके बताया कि इतना लाख वर्ष पहले का ये है साक्ष्य। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में ज्यादा मिला है, इस क्षेत्र में, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर मानव रहते होंगे, उनका ये पैटर्न रहा होगा, उसके अध्ययन से उन्होंने बताया। देखिए, तो पुरातत्वविदों को ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। वैसे सामग्री बहुतायत मिले हैं, जहां जहां मिले हैं उन्हीं का अध्ययन करके इन्होंने पता लगाया, पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने बाद में उसको एक लिखित रूप दिया कि इतने समय पहले ऐसे ऐसे लोग थे और उनका मुख्य पेशा ये रहा था। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने अपनी
काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, क्योंकि उस वक्त उनके पास आज की तकनीक तो उनके पास थी नहीं, तो वो क्या करेंगे, उस समय जो जानवरों का शिकार करते हैं उसकी हड्डियां भी मौजूद होती है, तो उस हड्डियों से भी वो शिकार करते थे। दूसरा, पत्थर का उपयोग करते थे, लकड़ी जो पेड़ का लकड़ी है उसका उपयोग वो करते थे घर बनाने में, जो भी रहने के लिए जो टेम्पोररी जो निवास बोलते हैं उनको बनाने के लिए वो लकड़ी का उपयोग करते थे। आग जला के रखते थे जानवरों से सुरक्षा के लिए या मांस पकाने के लिए, तो उन सभी से वो अवगत थे। तो जिन चीज़ों को उनको जानकारी थी उनको प्रयोग में करके इन्होंने क्या किया, औजार बनाना सीख लिया। और इनसे क्या हुआ, पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी तो सड़ जाएंगे, लेकिन कुछ लकड़ी है जो धीरे धीरे रूपांतरित होकर क्या होगा, वो पत्थर भी बन जाता है। बहुत सारा ऐसा लकड़ी है जो धीरे धीरे कोयला बनेगा, कोयला से पत्थर, तो बहुत उतना साल पहले का भी कुछ कुछ फॉसिल्स मिला है जो चट्टान के रूप में मिला है, तो मिली है, सॉरी। अब यहाँ देखिए इसमें हड्डी के औजार, जो हड्डी है वही बचा हुआ है, पत्थर ही बचा हुआ है, लेकिन पत्थर के शेप साइज में चूंकि पुरातत्व में वो जल्दी सड़ेंगे नहीं, उसका अध्ययन करके उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में उस इतना लाख वर्ष पहले आरंभिक मानवों का निवास स्थल था, और वहां और मौजूद जो भोज्य पदार्थ थे जो बचे हुए थे, सड़े गले या जो भी अवशेष मिले उनके फॉसिल्स, उनका अध्ययन करके उन्होंने बता दिया कि ये इनकी क्रियाविधि ये थी, इनके आर्थिक क्रियाकलाप ये थे, सामाजिक तौर पर ये ऐसे थे। इस प्रकार हमें आज उनकी जानकारी मिल पाती है जो हम आज यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उसका कारण है कि पुरातत्वविदों ने उसके लिए बहुत मेहनत किया है। आगे देखिए, कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। आगे औजारों की विशेष चर्चा की जाएगी, आप बस एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, इसमें ज़्यादा ये नहीं है। आगे जब इसके मुख्य टॉपिक में आएंगे तो उन सभी से मुझे आपको अवगत कराना है, वो मेरे ध्यान में है। यहाँ देखिए, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाते हैं। मुठ्ठे का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, या हड्डी है, इसके ऊपर कोई पत्थर नुकीला, कोई पत्थर को कैसे शेप बनाकर, ये इसका साइज इतना भी ये नहीं है, ये किसी इरेगुलर शेप में है, जरूरत नहीं है कि एकदम फिनिशिंग टच इसमें दिया हुआ है, उसको इन्होंने बांध के और इसका प्रयोग किया होगा, ठीक है। फिर कोई पत्थर है उसको एकदम ज़्यादा स्तर पर इसको नुकीला कर दिया और इस पत्थर को पकड़ के और इससे क्या करते थे, मांस काटते थे या चीरते थे या छीलते थे, उसका उपयोग करते थे। दूसरा क्या हुआ कि इसी पत्थर में, किसी पत्थर में जो हल्का पत्थर हो उसमें बेट लगा दिया और इसको ये लकड़ी का डंठल लगा के इसको बांध दिया किसी चीज़ से, या किसी भी बांध के इसका प्रयोग क्या किया, उसको पकड़ने में उनको आसानी हो गई और तकनीकी रूप से क्या करते, उसको चोट कर करके वो शिकार करते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको आसानी होगी शिकार करने में, ठीक है। तो कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये सब आपको सामान्य जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, और ये कोई ज़्यादा ये नहीं है। आप इतना तो जरूर, मैं आपको मानता हूँ, इतना मेधावी आप जरूर होंगे जो आप इतना जरूर समझ पा रहे होंगे कि आरंभिक मानव इन चीज़ों का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि उनको भोजन की जरूरत है, भोजन की पूर्ति हेतु तत्कालिक समय में मौजूद वस्तुओं का ही वो उपयोग कर पाएंगे, न कि और अन्य जगह जाएंगे। तो जिस जगह में रह रहे हैं वहां पर जो भी उनको सुलभ है उन्हीं का इस्तेमाल करके वही चीज बनाते जा रहे हैं। फिर हम आगे इसी में चर्चा करेंगे कि अब ये मानव फिर आगे क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए कुछ औजार है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये जड़ों को खोदने के लिए, कंदमूल को खोदने के लिए उन्होंने पत्थर का रेगुलर शेप बनाया है। देखिए इसका शेप ऐसा नहीं, एक रेगुलर है, जैसे तोड़ा इधर पत्थर, एक पत्थर को रख के दूसरे पत्थर से, यहाँ एक पत्थर है, एक पत्थर को उठाया, इसके इस पार्ट को यहाँ से मार के तोड़ दिया, या इस पार्ट को इधर से ऐसे मार के तोड़ दिया, इस पार्ट को ऐसे तोड़ दिया, जैसे भी है। तो कुछ इरेगुलर शेप के पत्थर मिलकर, या एक पत्थर है तो इसके इस पार्ट को हटा दिया, यहाँ से इस पार्ट को हटा दिया, तो कुछ नुकीले पत्थर बन गए इस टाइप के, और इनका प्रयोग क्या किया उन्होंने, कंदमूल खोदने के लिए कर दिया। फिर यहाँ देखिए, ये स्क्रैपर टाइप का है, इसमें क्या है, ये इसको तुक्षनी बोलते हैं या खुरेचनी बोलते हैं। यहाँ क्या करता है, इन पत्थर को ज़्यादा नुकीला कर दिया और जानवरों का मांस छीलने में या मांस काटने में इनका वो प्रयोग करने लगे। तो ये जो आरंभिक जो मानव है उन्होंने इतनी बुद्धिमत्ता जरूर दिखाई है कि पत्थरों का यूज वो हथियार के रूप में करने लगे हैं, और उनको पता है कि इस पत्थर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, बुद्धि का उनमें विकास होते जा रहा है, और वे धीरे धीरे अपने आसपास के चीज़ों पर गौर करते जा रहे हैं और उसको समझते जा रहे हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि यही आधुनिक मानव है, इनका जो हथियार है इरेगुलर शेप का, धीरे धीरे रेगुलर शेप में आता चला जाएगा।
माइक्रोलिथ औजार बरतने चले जाएंगे, वो पशुपालन करना सीख लेंगे, कृषि करना सीख लेंगे। तो इस टाइप के ये चीज़ें कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इनमें धीरे धीरे इनमें विकास हो रहा है, धीरे धीरे इनकी बुद्धि बढ़ रही है। मौसम के साथ साहचर्य करके प्रकृति को अब समझने लगे हैं कि प्रकृति का मौसम क्या है। वो मौसम पर ये गाइड कर रहे हैं कि हाँ, ये फलाने समय में ये पैटर्न है, फलाने समय में ये गर्मी पड़ती है, फलाने समय पर सर्दी पड़ती है, ये सारे इतने टाइम में जानवर पानी पीने आते हैं, इतने टाइम में जानवर यहाँ मिलते हैं। इस टाइप के वो धीरे धीरे उन सब चीज़ से अवगत हो रहे हैं और उसी के अनुसार ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए कि इन मानवों द्वारा आरंभिक तौर पर किस तरह अपने बुद्धि का प्रयोग करके जीने के लिए अपना हर विकास का हर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने जीविका के साधन के रूप में वहाँ पर उपलब्ध सारी सामग्रियों का समुचित उपयोग कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए रहने की जगह नियंत्रित करना। अब देखिए रहने का जगह नियंत्रित कैसे करते हैं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति आज अगर से सवाल करें कि आपको कहीं रहना है तो आप कैसे निर्धारित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मूलभूत जो चीज़ें हैं आपको मौजूद हैं या नहीं है। जैसे आप जहाँ रहेंगे वहाँ भोजन की उपलब्धता है कि नहीं, वहाँ आपको सुरक्षा है कि नहीं, आप सुरक्षित रह सकते हैं कि नहीं सकते हैं, आश्रय वहाँ आसपास लोकेलिटी है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं। ये सारे चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे तभी आप वहाँ रहना पसंद करेंगे। उस समय के मानवों में ये चीज़ तो नहीं थी, इतना हाईफाई तो नहीं थे, लेकिन तब भी उनके मन में ये था कि जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए, तेज धूप से बचने के लिए, ज़्यादा बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, इन सब के लिए आश्रय की जरूरत होगी। तो वो क्या करते, तत्कालिक समय जो भी कंदराएं थी, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उनमें वो अपना निवास स्थान बनाते थे और उसमें रहते थे। और निवास स्थान बनाने का एक कारण और था कि अब दिन रात तो शिकार करेंगे, आराम के लिए कोई तो जगह होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आराम के रूप में उन कंदराओं को खोजा। वो उनके लिए उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, क्योंकि अगर वो किसी का शिकार कर रहे हैं तो उनका भी शिकार करने वाले जंगली जानवर हैं। तो उनसे सुरक्षा के रूप में वो क्या करेंगे, किसी न किसी आश्रय को अपना रहने वाला आश्रय खोजेंगे। इसी क्रम में क्या करते थे, वो बनाते थे। देखिए यहाँ जगह आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मानचित्र पिछले बार भी दिखाया था, ऐसे एक बार फिर से आप इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए इस मानचित्र में देखिए ये कश्मीर का क्षेत्र है और यहाँ पर ये एक जगह है, इसका नाम है बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ देखिए मेहरगढ़ है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बलूचिस्तान जो प्रांत है, यहाँ पर मेहरगढ़ है। इसकी चर्चा मैं जब मैपिंग कराऊंगा तो ये सारी चर्चाएं उसमें होंगी। यहाँ देखिए कोल्डिहुआ वहाँ गढ़ा, ये यूपी में पड़ता है। भीमबेटका, आदमगढ़, ये सब जो है ये एमपी में पड़ेगा, नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ देखिए चिरांद चेचर, ये गंगा बेसिन में है और बिहार में पड़ता है, अभी बिहार में है। ये दाओजली हेडिंग है, यहाँ देखिए इन जगह यहाँ पर भी है, ये त्रिपुरा मिजोरम आसपास के इस क्षेत्र में, मेघालय के पास ही है। ये देखिए तो ये जो क्षेत्र है यहाँ उत्तर पूर्व भारत में, इन क्षेत्रों में भी बहुत सारे पहाड़ी है, पहाड़ी रीजन है ये। तो यहाँ पर भी इनको आश्रय मिल रहा है और नदी बेसिन भी यहाँ पर है। नदी बेसिन है तो वहाँ जंगल भी है, वहाँ शिकारी जानवर भी रहते हैं, मतलब पालतू जानवर बोल रहा हूँ, मतलब भोजन के रूप में वो शिकार के लिए पर्याप्त जगह है, इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निवास कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए गंगा बेसिन है। इन सारे जगहों पर जहाँ जहाँ पहाड़ी है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, वहाँ वहाँ उन्होंने अपना आश्रय बनाया। इसका कारण क्या है, आपको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप जरूर कमेंट कर बताइए कि यहाँ वो रहने का, इन क्षेत्रों में रहने का, वो रहने के लिए वो अपना उपयोगी स्थान क्यों मान रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ इसी में आगे देखिए, यहाँ पर नर्मदा नदी का क्षेत्र है और ये ताप्ती नदी। यहाँ देखिए गोदावरी नदी बेसिन में भी कुछ जगह हैं, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। ये देखिए यहाँ पर मुंबई जो है इनाम गांव जगह है, यहाँ हुसंगी है, यहाँ कृष्णा नदी के बेसिन में हुसंगी है, ये जो जगह है। यहाँ देखिए कुर्नूल गुफाएं हैं, यहाँ पयमपल्ली है, ये कावेरी नदी का क्षेत्र है, ये हल्लूर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे क्षेत्र में, एक भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में भी इतने पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। तो इनका ऐसा नहीं है कि यहाँ जो मानव है वही यहाँ तक, हो सकता है कुछ मानव यहाँ तक आए होंगे, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पे कुछ मानव होंगे जो स्थानीय होंगे, वो सब मिलके अभी शुरुआत में क्या कर रहे हैं, ये इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। और यही मानव जो है धीरे धीरे विचरण करते हुए, इनका भोजन का तलाश खत्म हुआ, यहाँ भोजन के संसाधन खत्म हुए तो आगे बढ़ते गए, इनका खत्म हुआ आगे बढ़ते गए। इस तरह पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए और इनकी जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे इनको बुद्धि होती गई, जैसे जैसे इनके लिए संसाधन मौजूद होते गए, इन्होंने अपने आप को उसी जगह में अपने आप को रहना शुरू कर दिया, आश्रय बनाना शुरू कर दिया। ये सब आपको जानना है। यहाँ देखिए पूरा पाषाणिक स्थल के रूप में रेड त्रिकोण है, मतलब ये पूरा पाषाणिक स्थल है, हुसंगी, कुर्नूल गुफाएं, भीमबेटका, ये सब। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये महापाषाणिक स्थल है। बताऊंगा पूरा पाषाण काल में 3 चरण है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल,
मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या उत्तर पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नवपाषाण काल है, उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक युग, सब मैं इसे पढ़ाऊंगा, ताम्रपाषाण काल युग है। तो वो सब चीज़ अलग टॉपिक है, वो अलग विशेष जब टॉपिक, उसका टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, उसमें हम करेंगे। अभी एनसीईआरटी 6 को ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, बस इसको आप फॉलो करें, ठीक है। तो इन जगहों पर ये रह रहे हैं, ठीक है। इसमें अभी किसी को दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछे कि हाँ सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये पूरा, अब देखिए पूरा स्थल क्या है, तो पूरा स्थल है जहाँ पर वो हथियार बनाते थे, जहाँ पर हथियार बना रहे हैं, यहाँ जहाँ पर रुक के बैठते थे, करते थे, वहाँ कुछ कुछ गतिविधियाँ उनकी होती थी जिसके कारण वो आगे शिकार करते थे। तो उन स्थलों को जब वहाँ से छोड़ के जाते थे तो साथ साथ सामान तो लेके नहीं जाएंगे, वहाँ पर कुछ सामग्रियाँ छूट जाती थी, जिसको हम लोग पूरा स्थल के रूप में काउंट करते हैं कि ये पूरा स्थल, यहीं पर आदि मानवों ने शुरुआत में आरंभिक जीवन में इनमें आर्थिक क्रियाकलाप किया था, या औजार बनाया होगा, या खाया पिया हो, जो भी है, अवशेष के अध्ययन पर हम उसको पूरा स्थल का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब जो पूरा स्थल, अब एक प्रश्न बार बार आपको मिलेगा कि पूरा स्थल जो है वो आरंभिक नदियों और यहाँ क्यों मिले हैं, नदी के पास ही क्यों मिले हैं या पहाड़ियों के पास क्यों मिले। तो देखिए, स्थानीय स्तर पर जहाँ सामग्री मिलेगी वहाँ ही उसका निर्माण होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप दक्षिण भारत से पत्थर उठा के उत्तर भारत की यात्रा करेंगे शिकार, नहीं, वहाँ जो स्थानीय लेवल पर जहाँ जहाँ मौजूद है उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके वो क्या करेंगे, शिकार में प्रयोग में लाएंगे, या पूरा या अपना हथियार बनाने का उपयोग करेंगे। जैसे आगे जब आप पढ़ेंगे कि कला का जो विकास हुआ, मथुरा कला, जो भी बताऊंगा कि मथुरा कला, गांधार कला शैली जो है, उस सब शैली में क्या होता है कि वहीं के आसपास के क्षेत्र में जो प्रस्तर मौजूद होते हैं उसी प्रस्तर को उन्होंने कला के रूप में इस्तेमाल किया है, मूर्ति बनाने के रूप में इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सवाल सिंपल है कि जहाँ जो सामग्री मौजूद है उन्हीं का प्रयोग, लोकल सामग्री का प्रयोग करके ही वो कुछ बनाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर नदी और झील किनारे जहाँ रहते थे वहाँ उनकी गतिविधियाँ होती थी, तो इसलिए वहाँ पर मिलते हैं। ये सिंपल सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे अब बात करते हैं मैपिंग देखने के अलावे। अब इसमें पूछ रहा है भीमबेटका के बारे में। अब भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका में क्या मिला है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती है। देखिए भीमबेटका जो है, भीमबेटका गुफा आप सर्च करके देखेंगे, भीमबेटका गुफा बहुत विशाल है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसमें रहने लायक बहुत स्थान है, आश्रय के रूप में बहुत चिन्हित जगह है वो। तो आरंभिक मानव वहां पर क्या करते थे, धूप से बचने के लिए, जंगली जानवर से बचने के लिए आराम करने के रूप में उनको आश्रय बनाया था। और उन्होंने वहां जब रुकने लगे हो तो वहां कुछ न कुछ, जैसे खाने पीने के बाद कुछ बन किया तो उसमें कुछ कुछ चित्रकारी भी की थी, तो चित्रकार का जो भी चित्रकार होता है वो अपने चित्रित जो भी करता है तो उसके पात्र के रूप में तात्कालिक मौजूद चीजों को ही लेता है। तो उस वक्त वो शिकार करते, तो देखिए यहाँ इन्होंने फिगर बनाया जानवरों को पकड़ते हुए। कहने का अर्थ है कि वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसी के अनुरूप वो पिक्चर्स बना रहे हैं। तो इन शैल चित्र में इन शैल चित्रों का अध्ययन से हमें पता चलता है कि उनका प्रारंभिक पेशा क्या था, शिकार करना। देखिए यहाँ भीमबेटका गुफा में एक चित्रकारी मिलती है और इस चित्रकला में क्या है, उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं जहां पर वो रहते थे, कुछ चित्रकारी करते थे। यहाँ देखिए इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश से दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो महागढ़ा है, ठीक है, आदमगढ़ है, इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से जीवित चित्रण किया गया। मतलब आरंभिक मानव ने, ये देखिए आरंभिक कला का शुरुआत है, आरंभिक कला की शुरुआत है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अब क्या किया है, शिकार की पद्धति जो उनके जो शिकार करते थे उनको देखिए किसी भी तरह प्रस्तर पर उकेरने का प्रयास किया है। देखिए शिकार करते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है। तो आरंभिक कला की शुरुआत में इन्होंने कर दी है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मानवों ने प्रकृति को समझना शुरू कर दिया है और अब वो भोजन से आगे की सोच रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है। आगे जाकर हम देखेंगे कि इन्होंने आगे हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। ये देखिए भीमबेटका गुफा में बात कर रहा था और देखिए भीमबेटका को, ये रहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये भीमबेटका गुफा जो इतना विस्तृत है, इतना दूर तक फैला हुआ है, इसका कहीं कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये सब पोर्शन है, ये रहने लायक कंदरा है। इसी में आरंभिक मानव क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इतना सुरक्षित जगह पर है, जैसे कि ऊंचाई पर भी है। दूसरा है कि इसमें धूप, बारिश, सब जंगली जानवरों इत्यादि से सुरक्षा इनको मिल पाएगी। इसलिए ये आरंभिक मानव क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं रहने के लिए। ये आपको जानना है। फिर यहाँ देखिए पूरा स्थल किसे कहते, मैंने इससे पहले ही चर्चा कर दी थी कि पूरा स्थल उसको कहते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम लोग औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने
काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए। मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी कि पूरा स्थल में क्या करता है, आरंभिक मानव ने जो भी इस्तेमाल किया, जो वहाँ पर बैठ के जो हथियार बनाए या जो भी बर्तन बनाए, उनको उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया बाद में। और वो हम जमीन के अंदर कोई कोई पूरा स्थल में जो सामग्री है बहुत पहले की बात है, तो कभी वो जमीन पर मिला है, कहीं समुद्र के नीचे मिला है, कहीं कहीं वो बहुत अंदर तक खुदाई हुआ तो उसको मिला है। तो मिलने के साथ क्या हुआ, इनमें बताया लगा, इनमें क्या हुआ कि हमको ये पता चला उनके बारे में कि उनका जीवन क्रियाकलाप क्या था, इस तरह इसको हम अध्ययन कर पाए। तो ये बहुत है। अब आगे इसी का टॉपिक है अगला कि आग की खोज। देखिए आग की खोज एक बहुत ही वैज्ञानिक खोज है, बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि में खोज है। जब आग की खोज हुई, आप देखिए कि आग की अगर खोज उन्होंने नहीं की होती तो आज दुनिया इतना आगे नहीं बढ़ा होता। तो आग की खोज उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आता है, जो कि उससे पहले वो कच्चा मांस खाते थे और आग में वो जब मांस भून के खाने लगे, उनको स्वादिष्ट लगने लगा, तो आग का प्रयोग, आग के उपयोग ने उनको और भी तकनीकी ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो मैं अब बात करता हूँ इस चैप्टर के अनुसार। यहाँ देखिए एक कुरुंग गुफा है। कुरुंग गुफा कहाँ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुरुंग गुफा है, आपको दिखा रहा हूँ। कुरुंग गुफा है, आपको इससे पहले मैंने जरूर दिखाया था। यहाँ देखिए मैप में, ये देखिए ये है कुरुंग गुफा है, ये आंध्र प्रदेश में है, इसी की चर्चा की जा रही है। ये कुरुंग गुफा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें इस गुफा में राख का ढेर मिला है। राख का ढेर का मतलब कि राख का ढेर का अर्थ है कि जरूर वहाँ कुछ न कुछ सामग्री जला के खाई गई होगी, या जो भी किया हो सुरक्षा के लिए अग्नि ही जलाया हो या मांस पका खाया हो। उससे ये पता चला कि आरंभिक मानव ने आग पर नियंत्रण शुरू कर दिया था, आग का डेवलपमेंट उन्होंने कर दिया था। अब आगे पता करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें कुरुंग गुफा में देखिए क्या चर्चा किया गया, उसको देख लेते हैं। ये देखिए कुरुंग गुफा ने देख लिया, यहाँ राख के अवशेष मिले। राख के अवशेष का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने आग का इस्तेमाल किया हो। आरंभिक लोगों ने क्या हुआ, आग जलाना। अब राख के से पता चलता है कि आरंभिक लोगों ने क्या किया, आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको कुरुंग गुफा से जो राख मिली है उसके आधार पर हम जान पाए कि आरंभिक मानव ने आग का खोज उनके द्वारा किया जा चुका था। अब देखिए हम नाम और तिथि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाम और तिथि के बारे में कि हम कैसे ये तय करते हैं कि ये जो है इनका नाम उस काल के मानव जो जिस काल में है उसको पूरा पाषाण काल क्यों कहेंगे, मध्य पाषाण काल क्यों कहेंगे। देखिए उस समय क्या होता है कि उस समय के जो सामग्री मिली है, बाद में और भी खुदाई हुआ तो धीरे धीरे सामग्री जो भी हथियार है उसके संरचना में, बनावट में हमको परिवर्तन मिलते चला गया। फिर हमें सामग्री के रूप में और भी ज़्यादा चीज़ें मिलती चली गई, हमें निवास स्थान के ज़्यादा साक्ष्य मिलते चले गए, परिवार की संकल्पना जैसी पद्धतियाँ मिलते चली गई, हमको ऐसे ऐसे सबूत मिले। तो इतिहासकारों ने क्या किया, उसको 3 भागों में 4 भागों में बांटना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या किया, उस काल को भी अपनी सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसका कालक्रम बांट दिया। जैसे पूरा पाषाण काल जो है वो 3 कालों में उन्होंने बांट दिया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। फिर कुछ आगे जाके मध्य पाषाण काल बोला, जिसको मध्य पाषाण क्रांति भी कहते हैं। फिर आगे नव पाषाण काल, फिर उसके आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो उन्होंने एक आरंभिक काल में क्या किया, उन्होंने अध्ययन की दृष्टि से या उस वक्त जो पर्याप्त मौजूद उनको होते थे सामग्री, उनको अध्ययन करके उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। यहाँ देखिए पाषाण का अर्थ होता है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, ये पूरा पाषाण जो है प्राचीन पत्थर नाम से बना हुआ है। यह नाम पूरा स्थल से महत्व, पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पूरा स्थल से प्राप्त जो पत्थर है उसके नाम पर इसको रखा गया है। आप याद रखिएगा इतिहासकारों ने जो सामग्री मिली है, जिस जगह मिली है, उसके प्रथम साइट के नाम पर ही उसका नामकरण कर दिया सुविधा की दृष्टि से। क्योंकि बार बार वो अन्यत्र जाएंगे, कुछ नाम सोचेंगे, विवाद न हो, इसलिए जो प्रथम साइट मिला उसके नाम पर उसका नामकरण कर दिया। जो भी औजार मिले उसी के नाम पर उसका नामकरण शुरू कर दिया। आज आप देखेंगे साइंस में क्या होता है, बायोलॉजी या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जिन्होंने जिसका आविष्कार किया या खोज किया उनके सम्मान में, उनके नाम पर हम उसका मापक का नाम रख देते हैं या उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी टाइप यहाँ भी हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में पहले चर्चा कर दी है कि 3 भागों में है, आरंभिक, मध्य और उत्तर या उच्च। ठीक है, मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई। देखिए 99 का मतलब है कि मानव इतिहास में
इतना इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इस काल में हुआ। इन द सेंस कैसा डेवलपमेंट, ऐसा नहीं बोला बिल्डिंग उन्होंने बना लिया, इन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों की खोज कर दी, जीने का तरीका सीख लिया, जो आज इतने दिनों के बाद भी उतना जल्दी संभव नहीं था। जितना ज़्यादा इन्होंने प्रकृति पर सामंजस्य, प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित कर लिया, प्रकृति पर नियंत्रण सीख लिया, संतुलन में रहने लगे, आसपास के परिवेश को समझने लगा, जानवरों के पैटर्न, जानवर फल फूल इत्यादि के सीजन मौसम की जानकारी उनको होने लगी, जानवरों के बारे में वो ये तय कर पा रहे हैं कि ये हिंसक जानवर है, ये शांत जानवर है, इससे हमको ये प्राप्त हो सकता है, इससे हमको खतरा है। इस टाइप के जो जितना जो उनको बुद्धि का विकास होता है इस काल में होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटनी होती है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अभी भी बताऊंगा मैं कि इसे मध्य पूरा नहीं है, मध्य पूरा पाषाण काल अलग है, मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण युग है कि उसमें क्या होता है कि पर्यावरण जो होता है शुष्क हो जाता है। उससे पहले आइस एज था या ज़्यादा ठंडा था, बाद में इस काल में क्या होता है ठंड कम होने लगती है, बर्फ पिघलने लगते हैं, तो नए नए घास का उदय होता है, नए नए जानवर भी उस घास को खाने के लिए आते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये इस युग की शुरुआत होती है और इसमें और भी आगे तकनीकी परिवर्तन होते हैं, पर्यावरणीय समझ बढ़ती है, तरह तरह के जानवर दिखने लगते हैं, जनसंख्या का वृद्धि होता है, शिकार की उल्पता ज़्यादा हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, खाद्य संग्राहक से धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको खाद्य उत्पादन की प्रणाली की तरफ बढ़ने लगते हैं। कृषि की शुरुआत इन्होंने शुरू कर दी। इस टाइप के कुछ विकास हुई, इसलिए इसको हम मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण क्रांति कहेंगे। वो आगे जब हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक में कि मध्य पाषाण काल को मध्य पाषाण क्रांति की संख्या क्यों दी गई है, किसने दी है, कारण क्या है, वो सब चर्चा की जाएगी। यहाँ देखिए इसका समय जो मध्य पाषाण युग है इसका समय 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण के औजार आमतौर बहुत छोटे होते गए, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे पर लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलने लगते। देखिए यही तकनीकी परिवर्तन है, हम इसलिए इसको क्रांति बोल रहे हैं। पहले के औजार जो थे बहुत भारी थे, अगड़ थे, इरेगुलर शेप था, धीरे धीरे उनमें शार्पनेस आते चला जाता है, हथियार के रूप में कुछ अन्य वस्तुओं को भी समाहित कर लिया जा रहा है, इसलिए उनको क्रांति की संख्या दे रहे हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, मतलब दोनों है, बड़ा औजार भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक बंद हो गया, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ क्रमिक रूप से इनकी तकनीकी विशेषता, तकनीकी कुशलता बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको हम क्रांति का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल, इसी में आएंगे। अगले युग की शुरुआत लगभग कब होती है, 10,000 साल पहले से होती है। और इस क्रम में क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होगा वो आप बताइएगा जरूर। यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज आपको जानना है, नवपाषाण काल तक आते आते बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया होता है, इनकी बुद्धि बढ़ गई होती है, हथियार के रूप में तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया होता है। इनकी समझ इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि ये इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया, परिवार की संकल्पना विकसित हो ही गई, इन्होंने कृषि की तकनीक सीख ली, कृषि करना शुरू कर दिया, स्थायी निवास की शुरुआत हो गई। और जैसे जैसे इन सारे क्रियाकलापों की शुरुआत होगी, अपने आप आर्थिक क्रियाकलाप में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो आदमी शिकार और इस घुमंतु होते थे उनको पशुपालन के लिए होने लगा, कृषि होने लगे, अनाज भोजन उपलब्ध होने लगा, तो क्या करेंगे, भोजन सरप्लस जब उत्पादन होने लगेगा तो खाद्य संग्रह करने लगेंगे, तो इसके लिए ये अन्न कोठार या भंडार बनाएंगे, अन्न को भंडार करने के लिए अन्नागार जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब परिवार में जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवार के लोगों के भरण पोषण के लिए क्या करेंगे, इन्होंने आसपास पशुपालन करना शुरू कर दिया। और उससे अब पशु क्या होता है, जब पशुपालन करेंगे तो पशु के लिए चारा इनको रखना होगा, पशु का जब बच्चे देंगे तो उसके देख रेख करने पड़ेगी, तो क्या करेंगे, बार बार घूमने वाली हरकतें छोड़ देंगे और क्या करेंगे, वहीं पर स्थायी निवास कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, महिलाएं और बच्चे जो है घर में रुकने, या बुजुर्ग सदस्य घर में रुकने लगेंगे, जो युवा सदस्य हैं वो क्या करेंगे, शिकार के लिए निकल पड़ेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे परिवार का डेवलपमेंट हो जाएगा, परिवार विकसित होता चला जाएगा, परिवार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, धीरे धीरे समाज बनेगा तो समाज के लोग में देन लेन की शुरुआत हो जाएगी। जैसे सरप्लस है तो मैंने उनको दे दिया, उनसे तो बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय शुरू होगी। उसके बाद जो जनसंख्या बढ़ेगा तो सब लोग तो शिकार नहीं करेंगे, सब लोग तो कृषि नहीं करेंगे, जो कृषि से लोग निकलेंगे वो कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाकलाप में लग जाएंगे। इस तरह हम लोग देखेंगे कि तरह तरह के जो कुशल कामगार व नया नया जो श्रेणी उत्पन्न होते चला जाएगा, सबके अलग अलग कुशलता होते चल जाएगी और धीरे धीरे नगर की ओर बढ़ जाएंगे। ये सब चर्चा इसी में आगे धीरे धीरे चैप्टर में हमको मिलते जाएगी, लेकिन आपको मैंने एक छोटी सी झलक दे दी है। फिर आगे देखिए, अब हम आगे क्या करते हैं, इसी में हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक बनते हैं उसका कारण क्या है, तो देखिए कारण ये है कि 12,000 से पहले
ठीक है। 12,000 साल पहले क्या होता है कि जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा, जब से ही गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ने से क्या होगा, बर्फ पिघलेंगे। बर्फ पिघलेंगे तो नए नए घास जो है, जो बर्फ के नीचे दबे होते थे, नए नए वनस्पतियों का उदय होगा। नए नए वनस्पति उदय होंगे तो उसको खाने के लिए जानवर क्या है उसकी ओर आकर्षित होंगे, तो वहाँ जाएंगे, तो उनके शिकार के लिए ये भी जाएंगे पीछे पीछे। और जैसे जैसे फसल की बहुलता बढ़ते जाएगी, तरह तरह के फसल जो है प्राकृतिक रूप से ही जंगली किस्म के फसल उगने लगेंगे, तो जो उसमें जो मेंबर होंगे उनका फली चखेंगे या देखेंगे कि अरे इसको भी हम खा सकते हैं, तो उसको इकट्ठा करने लगेंगे। धीरे धीरे उस एरिया का वो धीरे धीरे उनको ज्ञान होने लगेगा कि इस टाइम में इस यहाँ पर ये फसलें होती है। फिर उसको बचे हुए फसल को वो छींटने लगेंगे, बीज के रूप में वो उपयोग करते चले जाएंगे, और इस प्रकार ये इनका विकास होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उसका ये होता है, बर्फ पिघलता है या आइस खत्म होती है, गर्मी बढ़ती है, तो इसका विकास क्या होता है, किस रूप में होता है। इसमें क्या होता है, कई क्षेत्रों में घास के वाले मैदान बनने लगते हैं। भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, और इनके पीछे आएंगे शिकार के लिए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आएंगे। इन जानवरों को खाने के लिए जंगली जानवर आएंगे। ठीक है, इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी किसको हो जाएगी, आदिमानवों की हो जाएगी। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगेंगे। पालने का कारण क्या है, अब इसको हम बताएंगे कि जानवर जो है, जानवर इनको दो चीज़ों में प्रयोग आएगा। पहला कि अगर हिंसक जानवर नहीं है तो ये सोचेंगे आदिमानव कि क्यों नहीं इसको हम पालतू बना लें। पालतू बनाएंगे तो उसके लिए, जब पालतू बनाएंगे तो इनके लिए चारा की व्यवस्था करनी होगी। चारा की व्यवस्था करेंगे, फिर ये जानवर जो है इनको क्या क्या दे रहे हैं, इनको दूध भी देंगे, क्योंकि ये देख चुके हैं कि बच्चे भी जन्म दे रहे हैं और दूध का उपयोग खाने में करने लगेंगे, और मांस भी हो जाएगा। जैसे कभी शिकार ना मिला या कभी भोजन जब पर्याप्त ना हुआ तो ये चलते फूलते अन्न भंडार के रूप में इनके लिए काम आने लगेंगे। फिर जब पालतू होंगे तो इनको रखने के लिए इनको लिए क्या होगा, स्थायी निवास करना पड़ेगा। ये झोपड़ियाँ बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे और इनके देख रेख करेंगे। जंगली जानवरों इसके पीछे आएंगे तो उसको रक्षा करने के लिए क्या करेंगे, इनको रखना पड़ेगा। तो इस तरह अस्थायी निवास के रूप में रहने लगेंगे। फिर भोजन यहाँ से उपलब्ध एक्स्ट्रा होने लगा तो फिर क्या होगा, जनसंख्या, परिवार की संकल्पना विकसित हो जाएगी। ये सब इसी में यही इनको बताया जा रहा है। आप धीरे धीरे इनको बस कनेक्ट करते चले जाएं कि आखिर उस वक्त के जो मानव हैं वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्राकृतिक जो उस प्रकृति के नियमों पर या प्राकृतिक रूप से जो भी उनको मौजूद हो रहा है उनको उन्होंने सीखना, उन पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया है कि इन चीज़ों का हम इस्तेमाल अपने उपयोग के लिए कैसे करें। यही इनमें हो रही है। इस तरह क्या होगा कि ये उनको भोजन का सोर्स मिलते जाएगा। धीरे धीरे क्या करेंगे, जानवरी को पकड़ के जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचेंगे। धीरे धीरे उनको पता चलेगा इससे भाई ऐसे तो मांस भी हो जाएगा और साथ साथ दूध भी इनको मिलने लगा, तो एक खाने के रूप में एक अतिरिक्त चीज पैदा होने लगी, दूध। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे वस्तु स्थिति को समझकर और ये एक जगह रुकना बेहतर समझेंगे, ताकि इनकी भोजन की जरूरत का अस्थायी समाधान हो पाएगा। ठीक है, आगे करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। क्यों करेंगे भाई खेती पशुपालन? आप सोचिए कि जब गर्मी बढ़ेगी या जब इन्वायरमेंट में बदलाव होगा तो तरह तरह के वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगेंगे, और इनको ये अब इनके लिए वो नई चीज़ होगी, लेकिन देखेंगे कि खाने के बाद देखेंगे अरे ये तो भोजन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जंगली किस्म के हुई धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने खाने के बाद जो बचता होगा उसको क्या किया, बोना ऐसे ही छीट देते होंगे, तो देखेंगे फिर से अंकुरित हो रहा है। तो उन्होंने जाना कि अच्छा इसका ये सीजन है अंकुरित होने का, फिर पकने का समय उनको पता चल गया। इस तरह क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे वो उगाना शुरू कर देंगे, उस जंगली एरिया में ही उगाने लगेंगे। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे कृषि की आरंभिक शुरुआत होगी। चूंकि इनके पास अभी भी तकनीकी क्रांति के रूप में अभी भी हल का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। ये पत्थर और ये जो प्रयोग करेंगे वो ज़्यादा दूर तक खेत को नहीं जोत सकेंगे, प्लाव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब आगे हम देखेंगे लौह युग आता है, उससे गहरी जुताई हो पाती है, तो अन्न का उत्पादन, यील्डिंग बढ़ जाता है। लेकिन अभी शुरुआती चरण में इन्होंने इतना भी कर दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है, कि भोजन के रूप में इन्होंने क्या किया, इस पेशा को अपना दिया और पशुपालन के साथ साथ कृषि, आरंभिक कृषि की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो भी गेहूं, जौ, धान इत्यादि की फसलें मिलेंगी उनको क्या कर लेगा, महिला और पुरुष जो बच्चे होंगे अनाज के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। देखा कि इसका होता क्या है, बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही ये सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, जैसे जहाँ मिला उसको ध्यान दिया कि यहाँ पर उगते हैं, कब उगेंगे उनको, कब पकड़ तैयार होंगे उनको जाने लगे। ऐसा करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। मैंने वही बताया कि इन्होंने अनाज को कहाँ उग रहा है, किस क्षेत्र में उग रहा है, कब उग रहा है, कब पक रहा है, ये इन्होंने सीख लिया और फिर उसको प्रयोग में लाने लगे। तो क्या करेंगे, आरंभिक कृषक वो धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना, उन्हें पालतू बनाना। जैसे कि चारा रख दिया, जानवर क्या है, चारा के तलाश में खाने आए, उनको पकड़ लिया जो हिंसक जानवर नहीं है, फिर उनको पाल के रखने लगे। क्यों, भोजन के रूप में शुरुआत में रखा,
लेकिन कुछ दिन बाद देखा क्या रहा है अचानक ये तो बच्चे भी देते हैं, और बच्चे के साथ देखे कि तो दूध भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो क्या करेंगे उसको ये समझा होगा कि हमको भोजन के रूप में इनको भोजन के साथ साथ रिजर्व में इनको रखा होगा कि भोजन ही मिलेगा, दूध ही मिलेगा। फिर देखेंगे धीरे धीरे जनसंख्या भी इनकी बढ़ रही है, तो उन्होंने इसको हर्ड सिस्टम में पालतू बनाना सीख लिया और उनके साथ ही रहने लगे। दो हो गई, भोजन एक प्रचुर मात्रा में मिलने लगा, दूसरा उनको जानवरों के पशुपालन हेतु जो चारा चाहिए उनकी देख रेख करनी है, समय पर उनको दूहना है या समय पर मांस की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे अस्थायी बस्ती के रूप में बसने लगे। इस तरह वो क्या हुए, उसकी ओर अग्रसर होने लगे थे। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली जानवर। देखो याद रखिए, सोशल पूछता है कि जानवरों ने किसको सबसे पहले पालतू बनाया, कुत्ते को बनाया। क्यों बनाया वो आपके लिए प्रश्न है, आप सोच के बताइएगा। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। घास खाते थे मतलब क्या थे, हिंसक नहीं थे। अगर मांस खाते तब तो ये पकड़ ही नहीं पाते, इनको ही खा जाते हो। तो ये इनके लिए ज़्यादा था कि देखने लगे कि ये हिंसक नहीं है और हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए इन्होंने उनको क्या किया, जंगली जानवरों को उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया और जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे क्या करें, पशुपालक बनते गए होंगे। अब आपको ये जानना है कि पशुपालक वो क्यों बन रहे हैं। पशुपालक इसलिए बन रहे हैं कि उनको जो बार बार जंगलों में बार बार जाना पड़ता था शिकार की खोज के लिए, तो वो क्या होगा, वो तो कम से कम नहीं जाना पड़ेगा ना। जंगलों में जो शिकार के लिए जा रहे हैं वो तो नहीं जाना पड़ेगा, दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। अगर घर में ही भोजन सुलभ हो जाए तो हम क्यों बाहर जाएंगे खाने मार्केट में। वही बात इनके साथ है। अब इनको शिकार नहीं करना है, या करना है तो करते रहेंगे, कम करेंगे। अब कभी शिकार नहीं मिला तो घर में तो ऑलरेडी मौजूद है, उसको मार के खा लिया, तो भोजन प्रचुर मात्रा में मिलने लगे। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अस्थायी निवास की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। अब यहाँ देखिए किसका उपयोग करेंगे, तो उपयोग किसका करेंगे, पशुपालन बनाने के पशुपालन के लिए उपयोग किसका करेंगे, जो हिंसक जानवर ना हो और जो फायदेमंद हो। अगर उनका कोई फायदा ना हो तो हम उसको उपयोग क्यों करेंगे। अगर जानवर हमारे लिए फायदेमंद ना हो तो उनको हम क्यों पालेंगे, हम उन पर एक्स्ट्रा अपना संसाधन, एक्स्ट्रा समय क्यों खर्च करेंगे जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, यही चीज इनमें है। अब देखिए लोग उन्हीं पौधों, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, क्योंकि उनके पास तो इलाज है भी नहीं है। दूसरा है कि अगर वो भी बीमार पड़ गए तो अपना भोजन देखें या उसकी सेवा में लगे रहें, इस टाइप का है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, क्योंकि बड़े जाने वाले अनाज को चुनना भी आसान था। बड़े जाने अनाज ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो वो ज़्यादा यील्डिंग भी है और उसका ज़्यादा अनाज हो पाएगा ज़्यादा, तो इसलिए वो बड़े अनाज चुनना पसंद करेंगे। क्योंकि उनको अभी शुरुआत में क्या करना है, पेट भरने से उनको मतलब है। अभी वो ये चुनिंदा नहीं कर रहे हैं आज के समय की तरह कि हमको ये बड़े वाले दाने वाले चावल चाहिए, छोटे दाने वाले चावल नहीं चाहिए, इस टाइप के उनमें अभी कोई सोच नहीं। वो बस भोजन उनको चाहिए पेट भर, उसके लिए क्या करें। साथ ही जिनकी मजबूत डंडलें अनाज के पके दाने को ये सिंपल बात है, कभी सूखा आ गया, कभी बहुत तेज हवा चलने लगी तो डंठल टूट के गिर जाएंगे, फसल खराब हो जाती है। आज भी देख रहे हैं ओला की समस्या इस तरह के, उस वक्त प्राकृतिक झंझावातों से उनको गुजरना पड़ता होगा। तो उसी पौधों का उपयोग करते होंगे जो ज़्यादा प्रोडक्शन भी दे और जो मजबूत हो और उसका चारा का उपयोग हो सके, चारा के रूप में वो जानवरों को भी खिला सके, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। आज भी हम करते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाते थे जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, क्योंकि हिंसक जानवर तो मार के इनको ही मार देंगे। तो इसलिए मैं बार बार इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि अहिंसक जानवरों का ही चुनाव करते हैं, और इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनसे उनको मांस और दूध दोनों की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब आगे इसी में बोल रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। अब बताइए, जो जानवर है जो पहले वो भी तो शिकार के खोज में या भोजन के तलाश में, जो पालतू जानवर जिनको बताया जो शाकाहारी थे या जो चारा की खोज में भटकते थे, उनको भी तो पर्याप्त रूप से चारा, एक जगह समाधान मिल गया, एक जगह उनको चारा मिलने लगा। तो उनका परिवर्तन उनसे जो जंगल में रह रहे हैं और जो घर में रह रहे हैं दोनों में अंतर होगा। जंगली कुत्ते, जंगली सूअर में, जंगली कुत्ते में घर के कुत्ते में अंतर होता है ना, क्योंकि घर के कुत्ते को एटिकेट सिखाया जाता है, खाने पीने की सुलभता हो गई, रहने का सारा व्यवस्था हो गया, तो वो बाहर उनको भटकना नहीं पड़ रहा है, तो अपने आप में उनका एडेप्टेशन हो जाएगा, वो उसी के अनुकूल ढल जाएंगे। इसी तरह उस जंगली जानवर है उनका तो बिहेव वही रहेगा, उनको आज भी दौड़ना भागना है, शिकार की खोज में जाना है या जंगल में घूमना है, चारागाह की खोज करनी है। इस तरह पशुपालन में धीरे धीरे क्या करना होगा, इन्होंने पशुपालन किया तो जानवरों के गुण भी परिवर्तित हुए और इनका
उनका भी विचार उनके प्रति बनने लगा। मान लीजिए कि बच्चे और उसको हो रहे हैं, दूध की प्राप्ति हो रही है, तो उन्होंने उसका वध करना सही नहीं समझा कि तो भाई हमारा आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दूध दे रहा है, इसको क्यों मारे। आप ये बात को, इसको आप गौर करें कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए फिर जंगली जानवर पौधे से, तो इस कारण क्या किया, पालतू जानवर धीरे धीरे, जो जंगली जानवर है, जंगली की तुलना में जो पालतू जानवर है, जिनको पालतू जानवर जो है, या वही पालतू जानवर जिनको पालतू बनाया गया, अगर वो जंगल में रहते तो उनको शिकार करना पड़ता, या जंगल में रहते तो और भी वहाँ के संसाधन पर डिपेंड होना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे घर में रहेंगे, उनके गुण में परिवर्तन आएंगे, तो धीरे धीरे जो भी जानवर है, मतलब कुत्ते ही हैं, कुत्ते भी पहले जंगल में थे तो वो भी शिकार करते होंगे, कि उससे छोटे जानवरों का शिकार करके वो खाते होंगे मांस, आज भी खाते हैं मांस। तो वो क्या कहें कि धीरे धीरे जब घर में रहने लगेंगे तो उनको जब भोजन उपलब्ध होने लगेगा, उनके लिए भी भोजन उपलब्ध होने लगेगा, तो उनके सींग में, उनके दांत में इत्यादि में परिवर्तन होने लगेंगे, और इस प्रकार वो घर में रहने लगेंगे। तो ये सारी चर्चाएं का एक ही मकसद है कि आप ये जान पाए कि उन्होंने अगर जानवर को पाला तो उनमें ही परिवर्तन नहीं हो रहा है, जानवरों के आदतों में भी परिवर्तन हो रहा है, पशुपालन के साथ उनके गुणों में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिर आगे करते हैं। अब देखिए इसमें सूअर का दांत दिखाया था, उसमें कुछ ये नहीं, देख लीजिए आप, जैसे पहले का सूअर ये था, अब का सूअर ये है, तो उसमें देखिए पहले दांत बड़े बड़े थे, क्योंकि ये पूरे जंगली शिकार करते थे, अभी छोटे होते गए, क्योंकि ये पालतू सूअर है, ठीक है। आगे देखिए इसी में परिवर्तन करेंगे। अब हम बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली। नवीन जीवन शैली किनका, इनका। अब देखिए अनाज के उपयोग, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। अनाज के उपयोग से मतलब ये है कि हम लोग आज भी अनाज का उपयोग क्यों करते हैं, पहले तो भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में, फिर जो बचा उसी भोजन में से जो ज़्यादा है उसको हम बीज के रूप में प्रयोग करेंगे, ताकि दोबारा इसको हम प्राप्त कर सकें। तीसरा, उपहार के रूप में कहीं गए तो अनाज लेके गए, पहले ही होता था बार्टर सिस्टम वस्तु में, तो ये लेके गए। फिर भंडारण के लिए, कहीं रखने के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ भंडारण क्यों, क्योंकि कभी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, अगर अनाज नहीं हुआ तो हम आज भी भंडारण के लिए रखते हैं ना घर में, कि हाँ रिजर्व जिसको बोला जाता है, सरकार रिजर्व रखती है FCI के गोदाम में। इस टाइप के उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि कहीं अगर प्राकृतिक आपदा आ गया, सूखा पड़ा, बाढ़ आ गई, या कुछ भी प्राकृतिक आपदा हुआ तो फसल नहीं हो पाए, इसके लिए अनाज को भंडारित करते थे ताकि उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो भंडारित कहाँ करेंगे उस वक्त के लिए, अन्न कोठार बनाएंगे, तो अन्न कोठार या अन्नागार का वो विकास करते हैं। शुरुआती तौर पर गारों से, मिट्टी से इत्यादि से मिला के बनाते हैं, अनाज को उसमें पात्र में सुरक्षित रखते हैं। फिर आगे देखिए, अब इसमें यही उपयोग है। आगे यहाँ है नवीन जीवन शैली में, तो किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, अब आपको बताया जा रहा है कि बो के देखिएगा उसको विकसित होने में कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है। पहले तो अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे उसमें जैसे बड़ा होता है उसमें सिंचाई चाहिए, उसमें वीड्स खरपतवार को आपको हटाना पड़ेगा, धीरे धीरे उसमें पकने का समय है, उसका सिंचाई देखभाल करना होगा, तो एक समय में वो फसल पकेंगी, फिर उसको काटना पड़ेगा, उसको तैयार करना होगा, तैयार करके रखेंगे, घर तक लाएंगे, फिर उसको भंडारित करेंगे। ये सारी प्रणाली है, उस वक्त वही प्रणाली थी, इसी के बारे में बात कर रहा है। बीज बोने से लेकर क्या करने तक, वो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई इत्यादि तक, खरपतवार हटाने, सारे चीज़ों को करना पड़ता होगा। तो ये सब करने के लिए क्या होगा, एक जगह आपको रुकना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस एक जगह रुकना, तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। तो सोचनी क्यों, तो अगर हमको अनाज को बचाना है तो क्या करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े भी लगते हैं अनाज में, तो कीड़ों से बचाव के लिए क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उस वक्त जो औषधि होगी उसको उसमें रखते होंगे, या अनाज को बचाते होंगे कि अगर कुछ अनाज नहीं हुआ या कम उत्पादन हो गया या किसी कारण से ना हुआ तो उसको हम खा के जीवित रह सके। ये सब चीज़ें आपको जाननी है। फिर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, जमीन से में गड्ढा खोदा, ये सब कर करके भोजन संग्रह किया, और इसी क्रम में इन्होंने धीरे धीरे अन्नागार, अन्न कोठार, भंडारण के लिए पात्र, बर्तन रखने के लिए, भोजन उसको साफ करने के लिए, सब के लिए एक नए नए पात्र की उनको जरूरत, जैसे नीड होती जाएगी वैसे वैसे इनका निर्माण होते जाएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इनको आवश्यकता होते जा रही है, और ये क्या कर रहे हैं, उसका आविष्कार करते जा रहे हैं, जो आज हम इतना व्यापक तौर पर जो चीज़ देख रहे हैं। शुरुआत में दिन है कि इन्होंने इसके बारे में सोचा। अब देखिए जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहते हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसलिए कि संख्या जब बढ़ेगी, जब संख्या बढ़े, जब जानवर की संख्या बढ़ेगी, तो अगर जानवर की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती, साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, बच्चे जनेंगे तो, जो भोजन का एक अच्छा सोर्स यही नहीं, जानवरों से हमें मांस से मिलता है। दूसरा पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, इसलिए कि हमको दूध और मांस हमेशा मौजूद रहेगा, अनाज भी न रहे तो दूध मांस की तो प्राप्ति होगी, इसलिए उसको चलता फिरता भंडारण कहा जाता है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की बात, ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप ये जानते हैं, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसी में। ये देखिए, हाँ,
आरंभिक कृषकों पशुपालन के बारे में पता करें, कैसे पता करेंगे? आरंभिक कृषक पशुपालन के बारे में क्या पता करें, कैसे पता करेंगे? यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ये करेंगे हम कि आपको मैं चित्र मैंने दिखा दिया है, यहाँ पर पहले ही दिखाया था कि जो जो जगह वहाँ दिखाए गए हैं तो आपको बांट के दिखाया गया था। पूरा पाषाणिक स्थल ये था, नवपाषाणिक स्थल ये था, ये आधुनिक नगर थे। इस टाइप के पैटर्न आपको त्रिकोण चित्र करके, डॉट करके या सर्कल करके बताया गया, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये बताता है, जहाँ पुरातत्वविदों के बारे में ये बताया गया है कि जैसे जैसे उनको पता चला कि हाँ इनका ये उपयोग है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पुरातत्वविदों ने क्या किया, उसके आधार पर अध्ययन करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने देखा कि पुरातत्वविदों को ये पता चलता है को शुरुआती कृषकों पशुपालन होने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिला है? तो आपको बताया था कि करनूल गुफा में राख का ढेर मिला, मतलब राख का ढेर का मतलब है कि वहाँ पर आग का आविष्कार की चर्चा होने लगी है। फिर कहीं कहीं ऐसी पूरे उपमहाद्वीप में जहाँ जहाँ, जैसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर मतलब ये जो छात्र है, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये पश्चिमोत्तर, ये कश्मीर का इलाका, कश्मीर, और ये इधर ये जो इलाका है राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, ये सब इन क्षेत्रों में क्या कर रहा है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाया गया है। जहाँ जहाँ मिला है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर मानवों का निवास स्थान था और उन्होंने कृषि, पशुपालन इत्यादि चीज़ें सीख ली थी, वो उससे अवगत थे और उसका वो प्रयोग भली भांति कर रहे थे। तो पुरातत्वविदों ने इसको इतिहास में एक नाम दिया कि ये जो लोग थे, खानाबदोश लोग थे, ये इस समय के थे, इनकी जीविका ये थी। इस तरह से हम उनके बारे में जान पाए, इसी की चर्चा हो रही है। वास्तव में ये कृषक जो थे, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते। जाहिर सी बात है कि आप ऐसे तो नहीं लिख लेंगे, पहले उसका अध्ययन होगा कि वास्तव में ये चीज़ उन्हीं के उपयोग में, उसी उपयोग में लाई जाती है जो हम सोच रहे हैं, या इस तरह नहीं लिखना है। तो ये पहले इस पर रिसर्च करते हैं। फिर इसमें जले हुए जो भी अनाज के दाने मिलते हैं या अवशेष है, उनसे लगता है कि ये अनाज उस वक्त मौजूद थी, भले एक किस्म का जंगली रहा हो, लेकिन इसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर उगाया जला, जैसे कहले का अर्थ है कि देखिए कभी कभी क्या हुआ कि कोई जो शिकारी था वो क्या किया, या जो पशुपालन इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, तो उन्होंने खाने के बाद कुछ बीज छिपा कर रख देते थे कि बाद में इसको हम खाएंगे। अब वो भूल जाते थे तो बाद में देखा कि वहाँ पर अंकुरित पौधा है, तो सोचते थे अरे इसका तो उपयोग हो सकता है। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें तो अनायास हो या जानबूझ के हो, उन्होंने धीरे धीरे कृषि तकनीक जान ली, कृषि के बारे में वो धीरे धीरे जानने लगे और उन्होंने कृषि की शुरुआत कर दी। यही इनमें चर्चा करना कहा। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते थे। इस तरह पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। ये हमको पता चल रहा है, जो हमको मिला है साक्ष्य, उसके आधार पर ये पता चल रहा है कि वो उन्होंने इन चीज़ों की खेती की है और इन फसलों को उस वक्त उगाया जाता रहा है, और ये तकनीकी परिवर्तन उनमें हो रहे हैं। इन हथियारों का औजारों का प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं। पशु के रूप में, पालतू जानवरों के रूप में ये जानवर पालतू बनाए गए होंगे और इनका ये योगदान रहा होगा। इस टाइप के सारे जो प्रश्न हैं उनको पुरातत्वविदों ने अध्ययन करके आपके सामने लिखा, लिखित रूप दिया इतिहासकारों ने, और जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें इतना आपको ध्यान रखना है। अस्थाई जीवन की ओर के बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखिए, अस्थाई जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे मैं इसके बारे में यहाँ बोर्ड पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, अस्थाई जीवन का संपर्क समझने का अर्थ ये है कि जब उन्हें सारी चीज़ें मौजूद हो जाएंगी, जैसे कि उनको अगर भोजन की उपलब्धता होने लगे, भोजन पर्याप्त रूप से मिलने लगा, ठीक है, आश्रय, भोजन मिलेगा तो क्या होगा, भोजन मिलने के साथ साथ भोजन किस रूप में मिल रहा है, ये तो जंगल से मिल रहा है, जंगल से प्राप्त कर रहे हैं, खाद्य संग्रह से। दूसरा, उन्होंने आरंभिक रूप से आरंभिक कृषि शुरू कर दी, ठीक है, आरंभिक कृषि शुरू कर दी। तीसरा, पशुपालन है, तो पशुओं को जब पशुपालन है तो पशुओं से भी इनको भोजन प्राप्त हो रहा है। तो जब भोजन मिलेंगे तो इन चीज़ों के लिए, जैसे इनको भोजन मिला तो भोजन जहाँ उपलब्ध हो रहा है, अस्थायी समाधान उनका हो रहा है, तो क्या करेंगे, वो बसना शुरू करें। क्यों बसेंगे, अस्थायी बसावट उनका होने लगा। कारण क्या है कि भोजन के रूप में जंगल से भी इनको भोजन मिलने लगा है, कृषि कार्य करने लगे हैं, पशुओं को पालने लगे हैं। तो इन सब को वहाँ रखने के लिए पशुओं के लिए अनाज चाहिए, पशुओं के लिए मतलब चारा चाहिए। तो चारा कहाँ से मिलेगा, इनको जंगल से मिलेगा,
ठीक है। कृषि के रूप में इनको जो फसल चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, जंगल से प्राप्त होगा, जंगल में जो उगते हैं, ठीक है। और पशुओं को रखने के लिए या उनके उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ बनाएंगे ना पशु के रहने के लिए, कुछ हर झुंड में जो पशु रखते हैं उनको रखने के लिए एक ना कोई झोपड़ी बनाएंगे। तो पशु को रखने के लिए जो पशु रखने के लिए कोई भी जो जगह बनाएंगे, तो बनाएंगे क्यों बनाएंगे, जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए। तो ये सारे चीज़ें उनको करना है, तो सब चीज़ जब उनको करना है तो उनको एक कोई जगह चुनना पड़ेगा जहां वो रह सके। इसलिए क्या किया उन्होंने, अस्थाई निवास बनाना शुरू कर दिया। अस्थाई निवास बनाने का कारण है कि वो बंध गए हैं। किस चीज़ें बंध गए हैं, जो उनको फसल जो कृषि कर रहे हैं, तो कृषि के फसल बोने, उसकी तैयारी होने तक, पकने तक उनको वहाँ रुकना है। पशु जो पाले हुए हैं तो उनसे दूध उनको चाहिए, तो उनको चारा ला के देना होगा। चारा ला के देंगे तभी वो दूध देंगी। तो पशु को जिंदा रहने के लिए चारा, तो चारा आसपास के क्षेत्र में मिलेगा। तो इस प्रकार वहाँ पर उनको 3, 4, 5 महीना, 6 महीना रुकना पड़ेगा। लेकिन धीरे देखा कि जब भोजन, शिकार अगर कभी नहीं भी जाते हैं तो उनको भोजन मिल जा रही है, तो फिर वो शिकार करने नहीं भी जाएंगे तो उनको घर में भोजन है, चलता फिरता भंडारण पशुओं को बोला ही गया है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो अस्थाई निवास के ऊपर पड़ेंगे। चूंकि ये सारी संभावनाएं उनके आसपास मिलने लगी, तो उन्होंने क्या किया, आश्रय के रूप में अस्थाई निवास को चुन लिया। तो यही बात है, कमोबेश यही बताया इसमें गया है कि अस्थाई निवास उनकी जरूरत बन गई थी, क्योंकि उनको पशु भी पालना है, पशुपालन भी करना है, उनको कृषि भी कर रहे हैं, उनको अनाज भी चाहिए। और वो क्या करेंगे, आसपास जंगली क्षेत्र में उनको नदी भी है, वहाँ आश्रय स्थल भी है। तो सारी संभावनाएं मौजूद है। घर में परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, पशुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, दूध भी मिल रहे हैं, सब्जी भी मिल रही है, फल भी मिल रहा है जंगली रूप से जो प्राप्त हो रहे हैं, और साथ साथ कच्चा मांस, जो मांस है, मांस भी मिल रहा है जानवरों के रूप में। तो इन सभी को सोचकर उन्होंने परिवार की संकल्पना विकसित कर दी, और परिवार के साथ रहने का मौका ही मिल जा रहा है अस्थाई निवास के साथ साथ। इस तरह इन्होंने अस्थाई निवास को अपना एक विकल्प के रूप में चुन लिया कि हमें अस्थाई रूप से बसने में अच्छा है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए एक पोट्री है। पोट्री का अर्थ है कि इस पात्र में कुछ रखा जाता होगा, या तो दूध रखा जाता हो, या अनाज रखा जाता हो, या दूध गर्म किया जाता हो। आप जान रहे हैं कि आग का आविष्कार भी हो चुका है, तो अनाज को पकाने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो शुरुआती आरंभिक पात्र के रूप में इन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया। मतलब वो अब ये समझ चुके हैं कि हमें इन अनाजों को कहाँ भंडारित करना है, हमें अनाज कैसे पका के खाना, इस टाइप के वो काम करने लगे हैं। तो इन्होंने पात्र के रूप में इनका प्रयोग किया। लेकिन जैसे हमको याद करें, आरंभिक चरण के जो पात्र हैं वो शुरुआत में अनगढ़े हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, देखिए नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिखाए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इनको बहुत सारे चीज़ प्राप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि धीरे धीरे जैसे नवपाषाण काल में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इनके बनावट में, सभी संरचनाएं में तकनीकी कुशलता दिखने लगेगी। पोट्री भी अलंकृत होने लगेगा, क्योंकि खाना, भोजन, पानी की जरूरतें पूरा हो रही है, तो वो थोड़ा सा कला की ओर अग्रसर होंगे और पोट्री को थोड़ा सजाने बजाने का काम करेंगे। मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर देंगे, घरों में थोड़ा मिट्टी का गाड़े बना के जो फसल है उनको रखना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की सारी क्रियाविधि उन्होंने करना शुरू कर दी है। तो ये इनके लिए स्थायी निवास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और कुछ जगहों पर जब धीरे धीरे शहर की जब जाएंगे, मिहरगढ़ जो है पहला यहाँ कृषि का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जो 2 दर्रे हैं, बोलन दर्रे के पास एक समतल मैदान है, वहाँ पर नदी भी है, बेलन नदी भी आसपास वहाँ पे है। तो उन नदियों में क्या होता है कि उन नदियों से किरथर रेंज, मैंने बताया था सुलेमान और किरथर रेंज, इन जगहों पर क्या करता है कि यहाँ पर प्लेन इलाका है, बाढ़ का पानी भी आता था और कृषि के लिए उपयुक्त था। तो उन्होंने गेहूँ उगाना वहाँ पर शुरू कर दिया। इसी की चर्चा इसमें की गई है। और साथ साथ सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसमें जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। क्योंकि जौ गेहूँ उगा रहे हैं तो उसका जो फसल का डंठल है उसका प्रयोग क्या करेंगे, जानवरों को खिलाने में शुरू कर देंगे। फॉडर में इनका काम आ जाएगा, चारा में, और चारा मिलेगा तो इनसे इनको दूध प्राप्त होगी, मांस की तो उपलब्धता हो ही जाएगी। इस तरह विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे यहाँ पर हड्डी मिले हैं, जानवर की हड्डियाँ मिले हैं, पात्र मिले हैं, कुछ अनाज मिले हैं, उनका अध्ययन करके जान पाए कि मिहरगढ़ वो पहला स्थान, संभवतः वो पहला स्थान है जहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई होगी। अभी NCERT यही बोल रहा है। आगे भी फिर कभी खुदाई वो कुछ नया मिलेगा तो उसको अपडेट कर दिया जाता है, तो उस वक्त हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह ये अब यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ कुछ नमूने यहाँ बनाए गए। इस देखिए जो नगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने ईंट बनाना, या उस समय ये आवश्यकता इनको समझ हो गई है कि हमें चबूतरे के अंदर, चौकीदारी के अंदर रहना है। किसके लिए, तो हमको बाहरी, जैसे उसका कबीला जो होता था उसमें झगड़े होते रहते थे, तो एक कबीला दूसरे पर हमला करता था। हमला का कारण क्या था, सिर्फ खाद्य
तक पहुंच, ऐसा नहीं कि शासन करना था, वो भोजन पदार्थ को लूट के ले जाते थे, खाने पदार्थ के लिए उनके मवेशी को लूट लेते थे। तो इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने 4 दीवार का निर्माण कर दिया ताकि उसका सुरक्षा करने लगे। और इसमें जो एक सरदार होता था, जो ज़्यादा संपन्न होता था, उसको सरदार की संख्या देगी, उसका दायित्व क्या था, सुरक्षा करना था लोगों का। उसके बदला में वो कुछ टैक्स लेता होगा उनसे, कुछ अनाज वनाज लेते होंगे जो भी उस वक्त मौजूद रहा होगा। इस प्रकार इसकी संरचना हो गई। यहाँ देखिए चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। इस अवशेष का मतलब क्या है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। तो इसका मतलब है जिनसे कुछ संभवतः क्या हो रहा है कि भंडारण के काम होते हैं। अन्न भंडार के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ जमीन कोड़ के गर्तावास बनाया, रहने के लिए प्रयोग करते थे शुरुआत में, जब ज़्यादा ठंड थी। धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, अन्न के भंडारण में प्रयोग करने लगा। मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। मतलब कभी कभी मिला है कि देखिए कि जहाँ जहाँ एक साथ क्या है कि जो कुछ सामान है, कब्र है, कब्र में कुछ कुछ सामान मिला हुआ है, तो कब्र में खाने पीने का सामान या उसका जो व्यक्ति जो जीवित था, जो मृत हो गया, उसका जो सबसे प्रिय जो पशु रहा होगा उसको भी उसके साथ दफना दिया गया है। तो मरने के बाद जीवन की कल्पना इन्होंने उस वक्त सोचने शुरू कर दी कि जो आदमी जीवित था उसकी ये जरूरत की सामग्री है, वो मरने के बाद भी वो अंदर कब्र में उपयोग करेगा। तो मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना इन्होंने की, जो इस कब्र में जो सामग्री है उसके अध्ययन के आधार पर ऐसा हमें प्रतीत होता है, पता चलता है। ठीक है, अब आगे है जैसे कब्र है, यार देखिए ये कब्र है। इस कब्र में क्या हुआ है कि कब्र का देखिए ये व्यक्ति है, साथ साथ इसके जो जानवर इसके थे वो इसके साथ वाले जो भी जानवर थे, इसके पात्र बर्तन इत्यादि इसके साथ रख दिए गए हैं, ताकि ये जब मृत व्यक्ति जब जिस दूसरे लोक में जाए या जहाँ भी जाए वहाँ पर इनका ये प्रयोग कर पाए, ऐसा इनका विचार था। और इन्होंने कंकाल के साथ ऐसा रखा हुआ है। फिर यहाँ देखिए एक एटलस में फ्रांस की चर्चा है। फ्रांस की चर्चा इसलिए हम करना है कि देखिए यहाँ के एक जगह रेनडियर है या इस तरह का वृषभ है वहाँ पर। तो यहाँ फ्रांस में एक गुफा है, ठीक है, इसमें एक चित्रकारी मिली है। ठीक है, 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र जब वहाँ खेलने गए हैं तो वहाँ पर 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए एक कुछ पिक्चर हैं। ये जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअरों का गहरे चमकीले रंगों से चित्र किया गया। कहने का अर्थ है कि वहाँ जो फ्रांस जो है, वहाँ के जो आदिवासी रहे, पहले धार्मिक मानव रहे, उन्होंने इन जानवरों को देखा होगा तभी तो उसका चित्र बना पाया। तो ये एक खोज थी। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता था। मतलब कि ये जानते थे कि इसका प्रयोग पेंटिंग में किया जाएगा, रंग नहीं उतरेगा। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि वो आरंभिक जो मानव हैं, इन्होंने कलाकारी की ओर कलाकारी की ओर भी ये ध्यान दे रहे हैं, ये जानने की बात है। इन रंगों को लौह अयस्क, देखिए यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर बनाया जाता था। जैसे कि इनका बहुत सारा उत्सव होता था समाज। अच्छा, आज भी हम लोग हार्वेस्टिंग जो फसल का भी कुछ सीजन होता है तो फसल का उत्सव मनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ जब फसल क्रॉप जो होता है, क्रॉप जब उगता है तो हम लोग कुछ फेस्टिवल मनाते हैं। तो उन्हीं से वो परंपरागत रूप से चली आ रही है कि हम लोग उसका सीजन मनाते हैं। वैसे उस वक्त भी कोई समारोह, मनोरंजन के रूप में समारोह होता होगा और समारोह में इन कलाओं का प्रदर्शन किया जाता होगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। ठीक है, अब है कि अब कुछ ये जो चैप्टर्स है इसमें कुछ हल्का सा ओवरव्यू की ज़रूरत है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लगभग अब कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन आंसर है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है, एक नौपाषाणिक पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। आपको ये आपका काम है, आप देखिए कि तुर्की कहाँ है। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में शिव था आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक मानवों का विकास किस क्रम में हुआ, कैसे कैसे उन्होंने जो पहले शिकार करते थे या जंगली कंदमूल खा के जो खाद्य संग्रह करते थे वो धीरे धीरे उत्पादन को अपना लिया। इस क्रम में उनको क्या क्या परेशानियाँ हुई या किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, उसकी चर्चा हमने इस चैप्टर 2 में की। और आपको ये बता दिया कि आप इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को एक साथ जरूर एक बार वीडियो देख लें, ताकि जिनका छूटा हुआ वो उसको उनका पूरा हो जाए, चेन क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी इनसे क्लियर हो जाएगा। अब हम जब अगले क्लास में आएंगे तो चैप्टर 3 इसका हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जो भी नए अभ्यर्थी अभी इस चैनल से जुड़े हैं वो अपने दोस्तों से भी इस चैनल को, इसके लिंक को शेयर करें और बताएं कि हाँ एनसीईआरटी क्लासेज चयनगढ़ ISK प्रेप चयनगढ़ यूट्यूब चैनल पर जाके वो देख सकते हैं। और सबसे पहली बात कि जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो भी देख ले, ताकि वो इस क्लास के साथ या अगले आने वाली क्लास के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ये मेरा निवेदन है। साथ साथ अगर आपको कुछ ऐसा क्वेरी है जो इस चैप्टर से संबंधित हो, वो आप हमको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको भली भांति उत्तर आपको दे सकूँ और समय पर दे सकूँ। दोस्तों तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दें, ऑल पर कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर इससे संबंधी वीडियो आता है, अन्य भी क्लासेज यहाँ पर चल रही है इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको प्राप्त होती रहेंगी और आप इस जो संवाद हो रहा है इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे।
तब तक दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब अपना ये चैप्टर खत्म हो चुकी है और इससे पहले का भी मैंने ब्यौरा आपको दे दिया है। अब आपसे एक ही आग्रह है कि आप कृपया कभी भी इसमें अब्सेंट ना करें, आप डेली बेसिस पर इस चैनल को देखते जाएं और अगर आप पंक्चुअल रहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन उतना ही नजदीक आता चला जाएगा और आप एक दिन जरूर सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये हम कार्यक्रम आज खत्म कर रहे हैं, अपने वचन को विराम दे रहे हैं। आप तब तक आप सुखी रहें, कुशल रहें और इस वीडियो को देखने के लिए और इतना साथ देने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।